अग्निपथ योजना के लिए जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगने को लेकर अब सेना की प्रतिक्रिया सामने आई है। सेना ने बयान जारी किया है, इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है। सेना की ओर से कहा गया है कि सेना में किसी भी भर्ती में पहले भी उम्मीदवारों से जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। इसे लेकर अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने अग्निपथ योजना के लिए जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगने पर सवाल उठाए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा था कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनना है या जातिवीर? वहीं संजय सिंह की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने भी जवाब दिया था। बीजेपी सोशल मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा था कि सेना ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में स्पष्ट किया था कि जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं करती है। प्रशासनिक सुविधा और परिचालन आवश्यकताओं के लिए एक क्षेत्र से आने वाले लोगों के समूह को एक रेजिमेंट में रखने को उचित ठहराती है। 900 साल पुरानी अफ्रीकी ड्रम जेम्बे की धुन आज भी वैसी ही नई है जैसे बरसों पहले थी और अब स्कूल ऑफ अफ्रीकन ड्रम्स इसी धुन को आगे बढ़ा रहा है। मॉस्को के दिल में बने एक अफ्रीकी कोने में ये म्यूजिक स्टूडियो है। कई बार लोग अपने शहर और घर से दूर संगीत स्टूडियो आते हैं और डीजेम्बे ड्रम की आवाज पर वहीं ठहर जाते हैं। अफ्रीकी ड्रम जेम्बे की धुन पर वहां आते जाते लोगों को बरबस अपनी ओर खींचती रही है। लोगों के कदम खुद ब खुद वहीं ठहर जाते हैं। डीजेम्बे का नाम अनेक डीजे एम्बेके से आता है, जिसका मतलब है शांति से इकट्ठा होना। सदियों से डीजेम्बे बनाने की तकनीक वही रही है और आज भी दिन भर की थकान दूर करने के लिए मानो ये संगीत एक जादू है। हिमाचल के मनाली में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी के साथ गाद और पत्थर आने से सड़कों पर मलबा जाम हो गया। माल रोड, बस अड्डा और वोल्वो स्टैंड में पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि मनाली शहर की कई सड़कें टूट गईं, जबकि कई वार्डों में लोगों के घरों और दुकानों में भी नालियों का पानी घुस गया। मनाली के माल रोड की ओर से जाने वाली सड़क पानी में बह गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। बारिश रुकने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। तो उसमें माल रोड और सब जगहों पे पानी घुसा। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 7 तक कई जगह नाले ने जो है अपना रास्ता बदला और पानी घुसा है। तो आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में है, हमारे सभी पार्षद 1 नंबर वार्ड से लेके 6 नंबर वाले और ये वाइस चेयरमैन ये सब साथ में है और सब जगह जाकर देख रहे हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है, तो बहुत जल्दी इसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। अभी हम एस्टीमेट वगैरह बनाएंगे और फिर उसके बाद इमीडिएट इसको ठीक कर लिया जाएगा। वहीं नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने बताया कि नालियों के ब्लॉक होने से ये पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे सड़क को नुकसान हुआ है। शहर में नालियों की व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में काम किया जाएगा। मनाली में एग्जैक्ट 4 बजे जो है बारिश स्टार्ट हुई थी। हैवी रेनफॉल हुआ है और हैवी रेनफॉल से जो है बहुत सारे नुकसान देखने में आया है। जैसे ये वाला पॉइंट देख सके, नगर परिषद ने अभी इसमें बहुत बड़ा बजट स्पेंड करने के बाद जो है ये गेट बनाया था, लेकिन उसके बाद जो है अभी जस्ट ये प्रॉपर्ली बना ही था थोड़े रोज़ पहले। अब आप देख सकते हैं कि ये इसमें बहुत नुकसान हुआ है। ये जो साइड ड्रेन्स हैं इसकी ब्लॉकेज के कारण जो है सारा पानी यहाँ पर आया, सारी हमारी सड़क ध्वस्त हो गई है। अभी मैंने जो NH के SDO हैं इनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि लगभग कुछ 10 लाख रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है। बारिश से हुए नुकसान के बाद अब प्रशासन एक्शन में है और तेजी से सड़कों और नालियों की मरम्मत का काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी में उनके खिलाफ दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यूपी के सभी केस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिए हैं। साथ ही यूपी की SIT को भी भंग कर दिया है। जस्टिस D वार्ड, चंद्रचूड़, सूर्यकांत और AS बोपन्ना की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए। जुबैर को गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हाथरस, सीतापुर, लखीमपुर और चंदौली में दर्ज मामलों में जमानत मिली है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने तर्क दिया कि जुबैर को ट्वीट के लिए भुगतान
किया जाता रहा है और ट्वीट जितना दुर्भावनापूर्ण होता था उन्हें उतना ही अधिक भुगतान मिलता था। वकील ने कहा कि जुबैर को करीब 2 करोड़ रुपए मिले थे और वो पत्रकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक मामले में 8 जुलाई को जुबैर को बेल मिली है, एक और अन्य मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली, फिर भी वो कई मामलों के चलते जेल में है। अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। दिल्ली में दर्ज केस यूपी में दर्ज मामलों से मिलता जुलता है। यूपी के मामलों को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। हम किसी एफआईआर को रद्द नहीं कर रहे। याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल कर सकता है। संसद के मॉनसून सत्र में महंगाई को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। कांग्रेस ने संसद में महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध किया। इस दौरान एक महिला सांसद गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, महिला सांसद ने बाहुबली मोड में सिलेंडर को दोनों हाथों से उठाकर महंगाई के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। उधर विपक्ष के सांसदों ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद रहे। इससे पहले कांग्रेस के लोकसभा में विहिप एम टैगोर ने सदन में महंगाई और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के मुद्दे पर भी स्थगन प्रस्ताव दिया। विपक्ष के बढ़ते हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि शून्यकाल में बोलने की इजाजत देंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री सदन में चर्चा के लिए बैठे हैं। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है और मैं चर्चा करने के लिए आपको प्रश्नकाल के बाद आपका शून्यकाल के अंदर मैं आपको अलाउ करूंगा। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं है। आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। देश में महंगाई, एलपीजी की बढ़ती कीमतों, जरूरी खाद्य सामग्री पर जीएसटी के फैसले को लेकर केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है। इसे लेकर मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा भी हुआ था, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि वो आपस में बात कर सुनवाई के बिंदुओं का एक संकलन जमा करवाएं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यह संकेत भी दिया कि सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विधायकों की अयोग्यता जैसे मसलों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले से जुड़े विधानसभा के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए भी कहा है। उद्धव कैंप के सुभाष देसाई और सुनील प्रभु के लिए पेश वरिष्ठ वकील में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के कई बिंदुओं पर चर्चा की। सिब्बल ने कहा कि इस मामले को तत्काल सुनना जरूरी है, क्योंकि इस तरह किसी भी सरकार से कुछ लोग अलग होकर उसे गिरा सकते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि मामले में कुछ नई याचिकाएं भी दाखिल हो गई हैं, उन पर जवाब के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए। राज्यपाल कार्यालय के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बनाने से शिवसेना में आंतरिक मतभेद था। याचिकाकर्ता राज्यपाल के बारे में काफी कुछ कह रहे हैं और उस पर जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। दरअसल शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने और शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से जुड़े सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगे थे, जिन पर सुनवाई हुई। दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल जैसी टी20 लीग होगी। टी20 लीग के पहले सीजन का आयोजन जनवरी 2023 में किया जाएगा, जिसमें आईपीएल फ्रेंचाइजी का जलवा दिखेगा। दरअसल आईपीएल फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग में टीमों को खरीदा है। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जॉयंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिकों ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आगामी टी20 लीग में सभी 6 टीमों की बोलियां लगाई। बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस केप टाउन टीम का संचालन करेंगे, जबकि लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मालिक ने डबरन फ्रेंचाइजी खरीदी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक ने जीके बरहा फ्रेंचाइजी को चुना है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक ने वॉन्डर्स में आधार के साथ जोहान्सबर्ग फ्रेंचाइजी को खरीदा है। राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने बोलैंड पार्क में स्थित पार्ड फ्रेंचाइजी खरीदी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सुपर स्पोर्ट पार्क में स्थित प्रिटोरिया फ्रेंचाइजी खरीदी। दक्षिण अमेरिका में नई टी20 लीग के आयुक्त
ग्रीम स्मिथ ने लीग के सभी नई फ्रेंचाइजी मालिकों का स्वागत करते हुए कहा कि हम जनवरी और फरवरी 2023 में होने वाली दक्षिण अफ्रीकी लीग में अपने नए फ्रेंचाइजी मालिकों का स्वागत करते हुए रोमांचित हैं। ये सही में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के लिए एक रोमांचक समय है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.